नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? ऑप्शन है शरतचंद्र, राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद, रमणिका गुप्ता। आज के हम इस वीडियो में जो प्रश्न है और जो ऑप्शन है उस पर कुछ व्याख्या भी करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक प्रश्न से आपके कई छुपे हुए प्रश्न निकल कर सामने आएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवारा मसीहा में शरतचंद्र के जीवन का उल्लेख है। उपन्यासकार शरतचंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा में, और इसके लिखने वाले जो हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। और विष्णु प्रभाकर जी इसको लिखने के लिए बंगला उन्होंने सीखी और इस जीवनी को लिखने में उन्होंने 14 वर्ष का समय भी बिताया था। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है कि आवारा मसीहा किसके जीवन का उल्लेख है। ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि शरतचंद्र के जीवन का उल्लेख है, लेकिन किसने लिखा था? तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था। और यहाँ ये क्लियर हो गया। साथ में यह भी कि इनको लिखने में कितना समय लगा था, तो 14 वर्ष का समय लगा था। तो यहाँ एक प्रश्न से आपका 3 प्रश्न बना है। आने वाले ऐसे ही सारे प्रश्नों से 2-2, 3-3, हो सकता है 4-5 भी प्रश्न बन जाए। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको अच्छे से देखना है। दूसरा प्रश्न है, अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, इस कथन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है भौतिक सुख शांति को त्याग मानसिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करे। दूसरा ऑप्शन भौतिक सुख के साथ साथ मानसिक सुख पर ध्यान केंद्रित करे। ऑप्शन तीसरा केवल मानसिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करे। ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या को थोड़ा सा ध्यान देंगे। गेहूँ और गुलाब पर विजय, ये पंक्ति जो है कथन का आशय यह है कि मनुष्य जो है वो भौतिक सुख साधनों की समृद्धि से दुख प्राप्त करने की कल्पना को त्याग कर मानसिक सुख शांति को प्राप्त करने का प्रयास करे, नवीकरणी द्वारा भौतिक वृत्तियों पर विजय प्राप्त करे। इसका ये आशय है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ये भी प्रश्न बन सकता है, इस आत्मकथा के कितने भागों में है और कौन कौन से भाग है। लेकिन स्क्रीन पे आपको एक ही प्रश्न मिल रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है, 3 भाग में है, 5 भाग में या 8 भाग में? इन सभी ऑप्शनों में से ऑप्शन पहला सही होगा, 4 भाग में है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म भी आपको जानना चाहिए। लेखक के जन्म संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे हुए स्थान प्रतापगढ़ है, जो कि एक ज़िला भी है, और उसी में एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में इनका जन्म हुआ था। ये कायस्थ परिवार में से थे, इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने मोर, गिलहरी के छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबद्ध रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया है? सही ऑप्शन को जानने से पहले हम चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन है पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, समाज के साथी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरा परिवार। मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी का एक संस्मरण संग्रह है और इसमें इन्होंने अपने पालतू पशुओं को के स्मरण करके ये संस्मरण लिखा था। अगला प्रश्न है,
लोग माटी की मूर्त बनाकर सोने के भाव बेचते हैं। यह पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रही हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैथिली शरण गुप्त जी का यह कथन है। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी में प्रकाशित राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र संकलन है। तो ये बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र संकलन है। और ये कथन मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि लोग माटी की मूर्त बनाकर सोने के भाव बेचते हैं। अब थोड़ा सा ये जानेंगे कि इस रेखा चित्र में कितने रेखा चित्रों का संकलन है। तो इसमें 12 संकलन है। माटी की मूर्ति रेखा चित्र में 12 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है सरस्वती, हंस, कादम्बिनी, रूपाभ। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपाभ। अब थोड़ा सा जानेंगे रिपोर्टाज कौन सा शब्द है। ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या फ्रांसीसी कौन सा शब्द है? तो ये जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है, रिपोर्टाज शब्द। और रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार एलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है कि रिपोर्टाज शब्द के जनक वही हैं। लेकिन हिंदी में इसके जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। और इनका जो शिवदान सिंह चौहान है, इन्हीं का रूपाभ पत्रिका में यह पत्रिका है जिसका प्रकाशन हुआ था। रूपाभ पत्रिका में रिपोर्टाज का प्रकाशन हुआ था और हिंदी में इन्हीं को इसका जनक माना जाता है। इसको याद करना है। रूपाभ पत्रिका दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा के हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न लिखित में से कौन राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संग्रह नहीं है? ऑप्शन है मील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। तो बताइए इनमें से कौन राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, रेखाएं बोल उठी। यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्र संग्रह नहीं है, बल्कि इनके प्रमुख रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी के प्रमुख रेखा चित्रों पर अगर चर्चा किया जाए तो ये रेखा चित्र, इनके प्रमुख रेखा चित्र है पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, उड़ते चलो, मील के पत्थर आदि। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माटी की मूर्त की विधा है। ऑप्शन है कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखा चित्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र। माटी की मूर्त 1946 में प्रकाशित राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित रेखा चित्र संकलन है, जिसमें 12 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। इस पे चर्चा हो चुकी है, फिर भी प्रश्न के अनुसार एक बार पुनः इस पे चर्चा किया गया। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, किस युग से हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ? ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, प्रसाद युग। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य में अन्य गद्य विधाओं की भांति ही
भारतेंदु युग से यात्रा साहित्य का आरंभ माना जाता है। और उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिकाओं के बारे में भी हम जान लेते हैं। भारतेंदु जी के द्वारा निकलने वाली पत्रिका थी हरिद्वार, लखनऊ, जबलपुर, सरयू पार की यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा और जनकपुर की यात्रा आदि यात्रा साहित्य उनके प्रकाशित हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म भेष में की थी? ऑप्शन है भिखारी, महापंडित, बंजारन, आचार्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला भिखारी। राहुल सांकृत्यायन जी मेरी तिब्बत यात्रा छद्म भेष जो उनका था वह भिखारी भेष था। छद्म मतलब उनका जो बनावटी भेष था वो भिखारी भेष में थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन एक यात्राकार, इतिहासविद, तत्वान्वेषी, युग परिवर्तनकार, साहित्यकार के रूप में ये जाने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा मेरी तिब्बत यात्रा में अपने किस स्वभाव की चर्चा की है? ऑप्शन है अपने विद्रोही स्वभाव का, अपने यायावरी वृत्ति का, अपने विद्या व्यसन का। यहाँ पर कूट में आपको जवाब देना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत के पितामह कहे जाते हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म पर इन्होंने बहुत ही शोध किया और हिंदी साहित्य में ये एक युगांतकारी माने जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण भी किया था। अपनी आत्मकथा तिब्बत यात्रा में उन्होंने विद्रोही स्वभाव, यायावरी और विद्या व्यसन पर चर्चा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद्र घर में हिंदी गद्य साहित्य के किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, कहानी, जीवनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवनी। शिवरानी देवी ये प्रेमचंद्र की पत्नी थी और इन्होंने ही प्रेमचंद्र घर में है नाम से उनकी जीवनी लिखी थी और उस जीवनी में उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को इन्होंने उजागर किया था जिससे लोग अनभिज्ञ थे, अनजान थे। इससे पहले प्रेमचंद्र की जीवनी उनके बेटे अमृत राय ने लिखा था और वो कलम का सिपाही नाम से उन्होंने लिखा था। और शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई जो ये इनकी जीवनी थी, उस जीवनी में इन्होंने हर घटना को खरे सोने की तरह लिखा है, क्योंकि उन्होंने खुद उन पलों को जिया था और महसूस भी किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, रमणिका गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकार, पर्यावरणविद, साहित्यकार, सरोद वादक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्यकार। 26 मार्च 2019 को हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता रमणिका गुप्ता जी का निधन हो गया था और ये 89 वर्ष की जब थी तो इनका निधन हुआ था। वह साहित्य, समाज सेवा और राजनीति के कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने सामाजिक सरोकारों की पत्रिका युद्धरत आम आदमी के संपादन भी किया था। वह देश की वामपंथी प्रगतिशील धारा की प्रमुख रचनाकार थी। उन्होंने आदिवासी एवं दलित अधिकारों से लेकर स्त्री विमर्श पर कई पुस्तकें भी लिखी। उनकी कविता संग्रह भी कई सारी प्रकाशित हो चुकी हैं और उनकी आत्मकथा हादसे और आप हुदरी जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है। उनका उपन्यास है सीता मौसी और उनके कहानी संग्रह है बहू जुठाई। ये सब बहुत ही लोकप्रिय रचना रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
ऑप्शन है उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी, धूप छाँव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुचर्चित पुस्तक है, जिसके लिए उन्होंने सन 1956 में साहित्य अकादमी से उन्हें सम्मानित किया गया। और इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर उसे लिखने का प्रयत्न किया है। तो 4 भागों में उन्होंने इस पुस्तक को बांटकर लिखने का प्रयत्न किया है। जैसा कि पुस्तक के नाम से ही पता चल रहा है, संस्कृति के 4 अध्याय। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद्र की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? ऑप्शन है कलम के जादूगर, कलम के सिपाही, लमही के लाल, दुर्दांत योद्धा। तो प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है, इसमें से आप सही उत्तर तक पहुंच ही गए होंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि कलम के सिपाही। कलम का सिपाही इनके पुत्र थे, जो विख्यात साहित्यकार अमृत राय के द्वारा लिखी गई जीवनी है, जिसके लिए उन्हें सन 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कलम का सिपाही के लिए अमृत लाल नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1963 ईस्वी में इन्हें ये पुरस्कार मिला। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, एकांकी, संस्मरण, रेखा चित्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवनी। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह महाउपाध्याय, पंडित गोपीनाथ कविराज के जीवन दर्शन पर आधारित यह जीवनी है, मनीषी की लोक यात्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृतांत को कहते हैं। ऑप्शन है जीवनी, रेखा चित्र, एकांकी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा जीवनी। जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है और ये किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में उनके संपूर्ण जीवन वृतांत को बताती है। उसी को क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, बेनीपुरी जी के अनुसार राक्षस सत्ता क्या है? ऑप्शन है दूषित मानसिक वाले लोग, दूसरे की बहू बेटी पर गलत नज़र रखने वाले लोग, गरीबों का शोषण करना या उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राक्षस सत्ता से लेखक का अभिप्राय यह है कि उस दूषित मानसिक प्रवृत्ति वाले जो लोग दूसरे की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को राक्षस सत्ता से युक्त लेखक ने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवनी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है यह जीवन में घटित घटनाओं का चित्रण होता है, यह काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होता है, यह वीरगाथा पर आधारित होती है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवनी इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी होती है, यानी जीवनी में इतिहास यानी बीते हुए पल का भी चित्रण किया जाता है, बीती हुई घटनाओं के पर भी चर्चा होती है। ये साहित्य और नायक क्या त्रिवेणी होती है। जीवनी में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी बहुत ही प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। जीवनी के अनेक भेद होते हैं, जैसे आत्मीय जीवनी, लोकप्रिय जीवनी, ऐतिहासिक जीवनी, मनोवैज्ञानिक जीवनी, व्यक्तिगत जीवनी, कलात्मक जीवनी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, पथ के साथी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1976, 1956, 1965, 1971।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पथ के साथी। ये महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरण साहित्य है जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। इस रचना में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों का वर्णन किया है जो अपनी विधा की बेजोड़ साहित्यिक कृति के नाम से जानी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने किन साहित्यकारों का वर्णन किया है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पथ के साथी में महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन लेखकों का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सियाराम शरण गुप्त का वर्णन किया है। पथ के साथी एक संस्मरणात्मक रचना है। इसमें उन्होंने जिन कवियों का जिक्र किया है उनसे वे अपने जीवन में बहुत ही गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, महादेवी वर्मा ने जयशंकर प्रसाद की तुलना किससे की है? ऑप्शन है देवदार वृक्ष, विद्यापति से, कबीर से या इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा ने जयशंकर प्रसाद की तुलना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवदार के वृक्ष से की है। इसमें देवदार के वृक्ष से की है। देवदार का वृक्ष जो है वो हिमालय की गर्वीली चोटी के समान ऊंचा होता है और बड़े से बड़े आंधी तूफान में भी उसका जड़ को नहीं हिला पाता है। देवदार का वृक्ष आंधी और तूफान में भी नहीं हिलता है। महादेवी ने अपने संस्मरण में महान कवियों के हृदय को ऐसे इसी प्रकार से देखा है और लेखिका की दृष्टि इतनी पैनी है कि चाहे प्रसाद हो या पंत, उनकी दृष्टि सबको भेद लेती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न बड़ा ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है और प्रश्न की व्याख्याओं को भी आप ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िए। प्रश्न अगला थोड़ा सा बड़ा प्रश्न दिख रहा है। एक व्यापक विकृति के समय निर्जीव संस्कारों के बोझ से जरीभूत वर्ग में मेरा जन्म हुआ, परंतु एक ओर आस्तिक और साधनभूत भावुक माता और दूसरी ओर सब प्रकार की सांप्रदायिकता से दूर दार्शनिक और कर्मठ पिता ने अपने संस्कार देकर मेरे जीवन का जैसा किया उसमें भावुकता, बुद्धि के कठोर धरातल पर साधना, एक व्यापक दार्शनिकता और आस्था, अस्तिकता एक सक्रिय चेतना पर ही स्थिर हो सकती थी। यह कथन किसका है? बहुत ही बड़ी लंबी कथन है और ऑप्शन में दिया हुआ है नाम जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। सभी छायावादी कवियों का ऑप्शन में नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कथन जो है वो महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा जी छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है और वह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ लेखिकाओं में से भी एक है। इनमें कई सारे प्रश्नों पर व्याख्याएं हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र में महादेवी वर्मा ने किसका उल्लेख किया है? ऑप्शन है ग्रामीण समस्या का, सती प्रथा का, मारवाड़ी सेठ की विधवा बहू का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अतीत के चलचित्र में महादेवी वर्मा ने मारवाड़ी सेठ की विधवा पतोहू, विमाता के अत्याचार का शिकार विंदा, गुरुभक्त घीसा, वैश्या माँ की सती पुत्री तथा लक्ष्मा आदि सभी पात्र जो कि समाज से पीड़ित व्यक्ति है, उनकी करुण कथाओं को महादेवी वर्मा जी ने इसमें उकेरा है अतीत के चलचित्र में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, मेरा परिवार संग्रह में महादेवी वर्मा ने किसका जिक्र किया है? ऑप्शन है नीलकंठ, गिल्लू, दुर्मुख, उपरोक्त सभी।
तो मेरा परिवार में महादेवी वर्मा ने किसका चित्रण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। ये महादेवी वर्मा का मेरा परिवार संस्मरण 1971 ईस्वी में ये चौथा संग्रह का नाम है। इनके संस्मरण का चौथा संग्रह है और जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने परिवार में जो भी पशु पक्षियों को अपने घर में पाल रखा था, उन्हीं पशु पक्षियों को के नाम को से इन्होंने रेखा चित्र उभारे हैं। और इसमें इन्होंने नीलकंठ मोर को कहती है, और गिल्लू मतलब गिलहरी, सोना जो कि हिरन का नाम है, दुर्मुख खरगोश का नाम है, गौरा गाय का नाम है, नीलू कुत्ते का नाम है, निक्की नेवले का नाम है, और रोजी कुतिया का नाम है, तथा रानी घोरी का नाम है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा का ये रेखा चित्र है, जिसमें इसमें 7 रेखा चित्र है मेरा परिवार में। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की गद्य कृतियाँ किसकी रचना है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र तिवारी, राम विलास शर्मा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवी की गद्य कृतियाँ नामक जो लेख है रामचंद्र तिवारी जी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, साहित्य शिखर निबंध किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य शिखर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, जिसकी रचना उन्होंने सन 1930 ईस्वी में की थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, महादेवी वर्मा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 2 दिया हुआ है, जिसमें कूट से मिलान करना है, कूट से आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। महादेवी वर्मा ने स्मृति की रेखाएं में उत्कृष्ट गद्य शैली का निर्देशन प्रस्तुत किया है। और दूसरा ऑप्शन है, चित्र को रंगीन बनाने में वे अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग करती है। यहाँ पर कूट के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, उनके घर रहने पर मुझे पढ़ने की आवश्यकता न प्रतीत होती। मुझे भी इच्छा होती कि मैं कहानी लिखूं, हालांकि मेरा ज्ञान नाम मात्र को भी न था, पर मैं इसी कोशिश में रहती कि किसी तरह मैं कोई कहानी लिखूं। उनकी तरह तो क्या लिखती, मैं लिख लिख कर फाड़ देती और उन्हें दिखाती भी नहीं थी। यह कथा किस जीवनी में ली गई है, यानी किस जीवनी से उद्धत है? ये कौन कह रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है, ठकुरी बाबा, प्रेमचंद घर में मुर्दहिया माटी की मूरत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कथन शिवरानी देवी जी का है और उन्होंने अपनी रचना प्रेमचंद घर में है में यह कथन का उल्लेख किया है। शिवरानी देवी को प्रेमचंद्र की आलोचना प्रिय लगती थी और उन्हें जानकर ये खुशी होती थी कि उनके पति की आलोचना निकलती है। और जब कभी भी उनकी कोई कड़ी आलोचना निकलती तब प्रेमचंद्र उन्हें बड़े चाव से पढ़ते, लेकिन शिवरानी देवी को ये बात पसंद नहीं लगती थी और उनको ये बात बुरा लगती थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न अगला है, किस्मत का खेल कभी नहीं जाना जा सकता। बात यह है कि वे होते तो आज और बात होती, लिखना पढ़ना तो उनका काम ही था। मैं यह लिख नहीं रही हूँ, बल्कि शांति पाने का एक बहाना ढूंढ रखा है। इस कथन का भावार्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है, इस कथन में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के चले जाने का दुख व्यक्त किया है। शिवरानी देवी प्रेमचंद्र की रचना को याद कर रही है। शिवरानी देवी प्रेमचंद की रचना को अद्वितीय कृति बतलाने की चेष्टा कर रही है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस कथन के माध्यम से शिवरानी देवी प्रेमचंद
के चले जाने का दुख व्यक्त कर रही है और उन्हें प्रेमचंद की रचना और उनके द्वारा की गई स्मरण, उनके द्वारा जो उनको स्मरण यानी जो याद आ रहा है वह बात सत्य है और प्रेमचंद्र की रचना हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, महादेवी वर्मा के अनुसार ठकुरी बाबा की चारित्रिक विशेषता है। ऑप्शन है पहला कर्मठ, सत्यनिष्ठ, सहजता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सहजता। महादेवी वर्मा जी कहती है कि ठकुरी बाबा के चरित्र में उदारता और अतिथि भाव कूट कूट कर भरा है। उनको अपना अतिथि बनाने को खुश रहते थे और साथ ही साथ वह किसी दूसरे के घर जाते तो दूसरे के घर का अन्न खाकर बदले में कुछ देने की परंपरा का वे निर्वहन करने तथा सरल और सहज भाव उनके अंदर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिनकर को राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है मानव मात्र के दुख दर्द से पीड़ित होने वाले कवि थे तथा राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि था। दूसरा ऑप्शन, वे राजनीतिक दलों या विचारों के नफ़े नुकसान के गणित से अपना ईमान तय नहीं करते थे। ऑप्शन तीसरा है, दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीयता और जौन पक्षधरता का स्वर प्रधान है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रकवि दिनकर में की रचनाओं में इन चारों ऑप्शनों को देखा जा सकता है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है दिनकर हिंदी के उपन्यासकार थे, वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि हैं। दिनकर स्वतंत्रता से पूर्व विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए। तो यहाँ कूट में उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, 2 और 3। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भी आपको जानना चाहिए। इनका जन्म 1908 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 1974 को 1974 को इनका निधन हुआ था। हिंदी के ये प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ और वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में ये जाने लगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। गेहूं और गुलाब निबंध में बेनीपुरी जी ने गेहूं को किसका प्रतीक माना है? ऑप्शन है आर्थिक और भौतिक प्रगति का, मनुष्य के जीवन का, मानसिक शांति का, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आर्थिक और भौतिक प्रगति का। रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित निबंध है। इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने गेहूं को भौतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, आप हुदरी आत्मकथा में रमणिका गुप्ता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है रमणिका गुप्ता को एक निर्भीक स्त्री के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है। रमणिका एक जिद्दी लड़की है। रमणिका जीवन भर स्त्री की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की खोज में रहती है। रमणिका ने पुरुष प्रधान समाज के नियमों को स्वीकार किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसको कूट में है 1, 2 और 3, ये तीनों सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रमणिका गुप्ता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है रमणिका गुप्ता ने बचपन में सौतेली माँ का व्यवहार झेला। वे आदिवासी और स्त्रीवादी मुद्दों के प्रति सक्रिय रही है। उन्होंने आदिवासी दलित समुदाय के साहित्यिक स्वर को मुखरता के साथ अभिव्यक्त किया। युद्धरत आम आदमी को संपादक रमणिका गुप्ता स्वयं कथाकार, विचारक और कवयित्री है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कूट में जो जवाब देना है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा। ये सभी कथन जो है वह रमणिका गुप्ता के
के लिए सत्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपहुदरी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 2015 ईस्वी में हुआ था। यह स्त्री जीवन के संघर्ष की गाथा है। यह एक यात्रा वृतांत है। इसका कूट में जवाब देना है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, कूट में 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, डॉक्टर तुलसीराम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, डॉक्टर तुलसीराम का जन्म 1 जुलाई 1949 को हुआ था। तुलसीराम मार्क्सवादी विचारधारा के थे। मुर्दहिया और मणिकर्णिका इनकी आत्मकथा के भाग हैं। दलित समुदाय में पैदा होने के चलते उनका बचपन कथित मान्यताओं और बंधनों से जूझने के साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कूट में है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी तुलसीराम से संबंधित कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुर्दहिया से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर अब असत्य कथन को देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है, यह डॉक्टर तुलसीराम का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें स्त्री विमर्श पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा ऑप्शन में है, इसका प्रकाशन वर्ष 2010 में हुआ था। और तीसरा ऑप्शन है, उनकी इस आत्मकथा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक आत्मक प्रोफेसर तुलसीराम ने अपनी कृतियों के सहारे अपने आत्मा से जोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और ऑप्शन चौथा है, लेखक ने अपने जीवन पर रही दोहरी मार्ग का चित्रण भी किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कूट ए में केवल एक सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, मूर्खता मेरी जन्म सिद्ध विरासत थी, यह किस आत्मकथा का कथन है? ऑप्शन है, मुर्दहिया, आवारा मसीहा, ठकुरी बाबा, भोला राम का जीव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुर्दहिया। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा में चेचक बीमारी का जिक्र किया है। और इस बीमारी से ठीक होने के लिए गांव के लोग स्थानीय रीति रिवाज अपनाते थे और कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। इसी बात पर उन्होंने ये कहा है कि मूर्खता मेरी जन्मसिद्ध विरासत थी। और लेखक ये स्वीकार करते हैं कि अंधविश्वास के चलते ही उनका आँखों पर भी इसका असर हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, डॉक्टर तुलसीराम बचपन से किस बीमारी के शिकार हुए थे? ऑप्शन है, हैजा, चेचक, फ्लेग, मलेरिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेचक। डॉक्टर तुलसीराम अपनी आत्मकथा में चेचक बीमारी के जिक्र करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुर्दहिया में जैदी चाचा कौन है? ऑप्शन है, जैदी चाचा गुरुमुख थे जो शिव नारायण पंथ को मानने वाले थे। जैदी चाचा संतौआ गायकों में माहिर थे। जैदी चाचा का मूल नाम लुड़खुर था। जैदी चाचा स्थानीय स्कूल के शिक्षक थे। इस कूट में कौन सा सही होगा आपको बताना है। कूट तीसरा सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। प्रश्न अगला है, मुर्दहिया से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन है, इसमें अपमान, गरीबी और अनादर का चित्रण किया गया है। दूसरा ऑप्शन, लोक भाषा और संस्कृति का अद्भुत चित्रण किया गया। ऑप्शन तीसरा, शिक्षा और सहिष्णु यंत्र की विद्रूपता का वर्णन किया गया। पाठशाला में मौजूद भ्रष्टाचार को शब्दबद्ध किया गया। कूट में इसका जवाब देना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आत्मा और परमात्मा के संबंध का चित्रण भारतीय दर्शन का प्रमुख विषय है। दार्शनिक शोपेनहावर में अपनी दार्शनिक विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को स्थान दिया है। ऑप्शन तीसरा में है, भारत में जगत के विषय में केवल आध्यात्मिक विचारधारा का विकास हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य है? तो यहाँ पर भी आपको कुट के अनुसार ही, कुट इसमें नहीं है, लेकिन ऑप्शन 3 दिया हुआ है, उन्हीं तीनों के अनुसार से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन बताना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, पूरा पाषाण युग में समाज खाद्य संग्रह था। दूसरा ऑप्शन है, ताम्रपाषाण काल में लोग जमीन की ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे और समाज खाद्य उत्पादक हो गया था। ऑप्शन तीसरा है, हड़प्पा काल का समाज नगरीय और अश्वारोही था। ऑप्शन चौथा है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन स्पष्ट हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हड़प्पा काल का समाज नगरीय और अश्वारोही था। यह प्रश्न आपके हड़प्पा काल से लिया गया है। तो हड़प्पा काल का समाज नगरीय समाज था, ना कि अश्वारोही। वैदिक काल में समाज अश्वारोही और पशुपालक दोनों था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली थी। इस काल में कृषक वर्ग ही सेना का कार्य करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, केवल 2। वैदिक काल में न तो कर प्रणाली स्थापित हुई थी और न ही वैतनिक सैन्य व्यवस्था थी। समाज के संबंधियों के अलावा कोई कर अधिकारी नहीं होता था और समाज को और राजा को जो नजराना दिया जाता था वह वैसे ही था जैसे देवताओं को यज्ञ आदि में चढ़ावा दिया जाता था। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन पूर्व मध्यकाल में बड़े पैमाने पर था। दूसरा ऑप्शन है, वैदिक साहित्य में मजदूर वर्ग का उल्लेख मिलता है। और ऑप्शन तीसरा है, प्राचीन काल में ऋण पर ब्याज भी वर्ण के अनुसार लगाया जाता था। यहाँ पर उपरोक्त कथनों से सत्य कथन को चुनना है। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। तो थोड़ा सा इस प्रश्न पे हम लोग थोड़ा सा व्याख्या भी कर लेते हैं कि पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में सती प्रथा बहुत ही जोर से चली थी। तो उस अनुसार से कथन आपका एक सत्य है। उल्लेखनीय है कि सामंतवादी ढांचे में भूस्वामी और योद्धाओं के वर्ग की स्त्रियों की दशा निम्न स्तर पर पहुंची, परंतु निम्न वर्ग की स्त्रियों की आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेने और पुनर्विवाह करने की छूट थी। और वैदिक साहित्य में मजदूर के लिए कोई शब्द नहीं आया है। अतः कथन दूसरा असत्य है और असत्य है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।